बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड, तो आज हम आप लोगों को लेक्चर नंबर 29, 30 और 31 में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज हम आप लोगों को उनकी जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके एलएमएस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उन्होंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, आज हम इन 3 लेक्चर्स के जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर एलएमएस अकाउंट, वहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज हम उनको यहाँ पर समझेंगे कि ये कैसे सॉल्व हुए हैं। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं जी। उसने सबसे पहले क्वेश्चन में कहा हुआ है कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द आर्क लेंथ कर्व रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। जी, तो क्वेश्चन में वो कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास जो है हमने एक कर्व दी है, हमें एक हमें जो है वो राइट डाउन द एक्सप्रेशन, हमने वो एक्सप्रेशन लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? आर्क लेंथ ऑफ कर्व की फॉर्म में, ऑफ द बाय द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब सबसे पहले हमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का फार्मूला पता होना ज़रूरी है ताकि हम उसकी फॉर्म में लिख सकें। हमें गिवन क्या है? गिवन में हमें जो गिवन है वो देख लीजिएगा। उसने हमें आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये उसने आर की वैल्यू जो दी हुई है हमें, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक आई कैप होता है और एक जे कैप होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आई कैप होता है और जो जे कैप होता है, उसमें आई कैप की वैल्यू जो है वो आपकी एक्स की वैल्यू होती है और जो जे कैप की वैल्यू होती है वो आपकी वाई की वैल्यू होती है। तो आई कैप में उसने यहाँ पे 5t-3 log 3t 5t-log 3t दिया हुआ है आई कैप में, और वाई कैप जे कैप में उसने जो है t² + 7 दिया हुआ है। तो कंडीशन उसने हमें 0 to 4 के लिए नीचे भी दी हुई है। ठीक है, तो उसने कहा है जी जस्ट इसको एक्सप्रेस करना है आपने। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं सोल्यूशन में उसने सबसे पहले लिखा है कि यार x इज इक्वल टू 5t-log 3t एंड y इज इक्वल टू t² + 7। ये कैसे आया? मैंने आपको भी बताया कि जो आई एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं वो x की वैल्यू होती हैं और जो j कंपोनेंट के साथ होती हैं वो y की। इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन का नाम भी देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले तो फार्मूला बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो फार्मूला ये मैं आपको लिख देता हूँ। फार्मूला कहाँ पे होता है? देखें, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास होता है फार्मूला कि आपके पास जो इंटीग्रेशन होती है a to b की, और dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये असल फार्मूला आपका है आर्क लेंथ का। उसने जस्ट एक्सप्रेस कहा है, हमें हमने सिर्फ एक्सप्रेस करना है, सॉल्व नहीं करना इसको। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो dx हमें दिया हुआ था ना उसने, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व करके भी चले देख लेते हैं। तो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। देखें, आपके पास जो x इज इक्वल टू 5t-3 log t दिया हुआ था ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ विद रिस्पेक्ट टू x वाले को, ठीक है, कि मैं अगर सॉल्व करूँ dx/dt निकालूँ यहाँ पर, ठीक है, तो देखें क्या बनेगा। 5 इस चीज़ का 5t का मेरे पास आ जाएगा सिर्फ 5t का 1 बन जाएगा। फिर लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चीज़ लॉग में हो एक दफ़ा उसे बटे में लिखा जाता है, 1/3t। अगेन आपने 3t का डेरिवेटिव लेना है तो बनना है 3, यानी कि जो बन जाएगा 3t 3/3t, 5 - 3/3t। तो जो ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है ये फार्मूले का आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस चीज़ ने जो बनाई है उसने। अगेन फिर हमने क्या करना होता है, वाई वाले का लेंगे। अब वाई वाले में आपको पता है y इज इक्वल टू t² + 7 है। तो t² का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2t, और 7 का हमारे पास होता है 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास dy/dt वाले में। ठीक है, तो यही देखिए उसने उसका स्क्वायर लगा दिया, और ये 0 to 4 उसने लिमिट दी थी, आपने लिमिट लगा दी है, आपने उसे एक्सप्रेस कर दिया उस फॉर्म में, और यहाँ तक कि उसने क्वेश्चन का पूछा था। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द आर्क लेंथ। ठीक है, उसने कहा जी आर्क लेंथ को फाइंड कीजिएगा, और आर्क लेंथ को फाइंड इस तरह से करना है। उसने r इज इक्वल टू 2 sin t i कैप और +2 cos t j कैप, और लिमिट उसने 0 से 2 के लिए दी हुई है। अब आपने बिल्कुल नहीं घबराना, मैंने आपको भी बताया था कि जो i कंपोनेंट के साथ होता है वो हमारे पास x की वैल्यू होती है, और जो y कंपोनेंट के साथ होता है वो हमारे पास z की वैल्यू होती हैं। तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, तो जब वैल्यूज़ को निकाल लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे,
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इनका डेरिवेटिव लेना है, एक्स वाले का भी विद रिस्पेक्ट टू टी और वाई वाले का भी विद रिस्पेक्ट टू टी। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, वो उसने फार्मूले को यहाँ पे लिख भी दिया है, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग उसमें इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि फाइंड करें, एक्सप्रेस नहीं करना बल्कि फाइंड करना है वैल्यू क्या है क्या। तो मैं देखें जब इसका डेरिवेटिव लूँगा एक्स वाले का तो डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। और टू साइन टी का टू कांस्टेंट है वैसे रह जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा मेरे पास टू कॉस टी, ठीक है। तो ये तो मैं डी एक्स बाई डी टी की जगह पे पुट कर दूंगा, साथ स्केयर है तो साथ स्केयर आना है, या देख सकते हैं आप साथ स्केयर आ भी रहा है, राइट हो गया। फिर उसके बाद अगर मैंने अब जो है वो y इक्वल टू टू कॉस डी है, तो उस केस में मेरे पास डी वाई वाले में क्या बनेगा, उसके लिए मैं देख लेता हूँ डी वाई बाई डी टी। तो देखें टू कांस्टेंट है उसने वैसे रह जाना है, और कॉस का हमारे पास होता है माइनस साइन टी, कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस टू साइन टी ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टी वाले का स्केयर, ठीक है। स्केयर उसका फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है यहाँ पे। देन टू का स्केयर फोर, कॉस का स्केयर टी, फिर माइनस है स्केयर से ख़त्म हो जाएगा, ये भी बन जाएगा टू का फोर और साइन का स्केयर टी। इन दोनों में से फोर फोर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन का स्केयर टी प्लस कॉस का स्केयर टी। और हम ये जानते हैं कि साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर जो है ये इज इक्वल टू हमारे पास वन के बराबर होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या आ जाएगा वहाँ पे वन आ जाएगा, और बचेगा सिर्फ क्या वहाँ पे फोर का स्केयर रूट, और फोर के स्केयर रूट से क्या वैल्यू निकलती है, फोर का स्केयर रूट इज इक्वल टू होता है टू के, यानी कि सिर्फ टू बचा है, और इंटीग्रेशन आपके अंदर पास कुछ भी नहीं है, अकेला डी टी ही है, और लिमिट आपके पास थी जीरो से लेके टू पाई की। अब कुछ भी नहीं है तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाना था, यानी कि टू टी, और ये लिमिट हमारे पास है जीरो से लेके टू पाई। अब क्या होना था, टू ने वैसे रहना था, टी की जगह पर एक दफ़ा आना था टू पाई और एक दफ़ा आना था ज़ीरो, तो ज़ीरो से तो कुछ भी नहीं होना था, टू पाई मल्टीपल करेंगे टू से तो वो आ जाएगा फोर पाई। यही आपका फाइनल आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द लेंथ आर्क। इसमें भी उसने फाइंड द आंसर पूछा है लेंथ आर्क का। तो हमें गिवन क्या है, आर टी इज इक्वल टू टू प्लस फाइव टी आई कैप प्लस थ्री माइनस सिक्स टी जे कैप। अब देखिए मैं बार बार करवाने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस, इसमें भी देखें आपके पास जो आई के कंपोनेंट हैं वो आपकी एक्स की वैल्यू, जो जे के कंपोनेंट हैं वो आपके वाई की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो जब आपने इसे सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, आई वाले को एक्स रखना है और जे वाले को वाई रखना है, फिर आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने से पहले आप अगर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखें जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो टू कांस्टेंट है ख़त्म, फाइव टी का जस्ट फाइव आंसर आ रहा है यहाँ पे, राइट। और वाई वाले में अगर देखें तो थ्री कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस सिक्स टी का डेरिवेटिव बनेगा माइनस का सिक्स। अब ये फाइव और माइनस सिक्स हमने आप उनको उनकी अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देना है। पुट करने के बाद लिमिट जो है उसने हमें टू से थ्री दी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे जाके। और जस्ट आपने पाँच का पच्चीस, छः का छत्तीस दोनों को ऐड किया सिक्सटी वन, सिक्सटी वन के साथ अब आपने जब इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, सिक्सटी वन के साथ कुछ भी नहीं है तो वो बन जाएगा हमारे पास टी इंटीग्रेशन लेने के बाद, और लिमिट हमारे पास क्या है टू से थ्री तक। एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करेंगे टी में, एक दफ़ा लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। इसके साथ ये भी था, तो 61 का स्क्वायर रूट तो वैसे आना है, तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे देखूँगा 3 और लोअर लिमिट मेरे पास 2, तो 3 में से 2 निकालूंगा 1, 1 मल्टीपल भी होगा 61 स्क्वायर रूट से, तो वो चेंज नहीं होगा। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन इंतहाई आसान है, जस्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। उसने जी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, उसने कहा जी हमारे पास जो है गिवन द इक्वेशन ऑफ द टू इवेंट, टू कर्व, दो कर्व हैं, एक y इक्वल टू एक्स की है और एक y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है। तो कहा जी फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर दो कर्वें हों, दोनों कर्वें एक y इक्वल टू एक्स की और एक y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका वो होता है जिस पर दोनों की दोनों लाइंस आपस में मिल रही हूँ। लेट अस सपोज अगर एक ये है तो दूसरी हमारे पास जो है वो ये जा रही है कर्व, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना इसका, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है एक असूल है कि आप दोनों को इक्वल करें, वहाँ से वैल्यू निकालें, और वो जो वैल्यू निकलेंगी एक्स की वही आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। तो देखें मैंने y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स था, दोनों y के इक्वल थे, दोनों को मैंने बराबर रखा, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स।
दोनों तरफ स्केयर लिया, एक्स वाले पे स्केयर आ गया, स्केयर रूट वाले पे स्केयर ख़त्म हो गया। अब देखें एक्स का स्केयर और एक्स उस तरफ जाके माइनस का हो गया और इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। और फिर उसमें से मैंने जब एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। फिर क्या होगा जी कि एक दफ़ा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और एक दफ़ा एक्स इज इक्वल टू ये, किसी भी दो का मल्टीपल ज़ीरो का मतलब होता है या एक्स ज़ीरो या एक्स माइनस वन ज़ीरो। तो यहाँ पर ठीक है, एक एक्स का आंसर ज़ीरो आ रहा है और दूसरा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो जो शो हो रहा है, वहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स का आंसर जो जो कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये है कि एक उसका 0 पॉइंट है और एक उसका 1 पॉइंट है, और इस पॉइंट पे वो दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन में भी उसने यही पूछा है कि 2 पॉइंट है, आपने उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना है। भाई हम दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि जो दोनों वाई की वैल्यू दी है इन दोनों को इक्वल करें, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों को इक्वल रख दिया गया। फिर क्या किया उसने, एक्स स्क्वायर वाले को इस तरफ ले आया, पॉजिटिव का हो गया, माइनस 7x इधर ऑलरेडी माइनस का है, 6 उधर नेगेटिव का है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, और 6 और 4 10, आपके पास ये मसावत बन जाती है। फिर उसको पेयर बना दिए, ठीक है, -5 और -2, यानी कि इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो -7 बन रहा है, मल्टीपल करेंगे तो पॉजिटिव का 10 मिल रहा है। इसे बोलते हैं फैक्टराइज का मेथड। फिर दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x -5 आ रहा है, -2 कॉमन लेंगे तो x -5, फिर x -2 और x -5 का पेयर आ जाता है। फिर वही बात, जब आप x -2 को इक्वल टू 0 रखोगे वहाँ से x का आंसर पॉजिटिव का 2, और जब x -5 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x का आंसर जो है वो पॉजिटिव का 5। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो आपके पास कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अनदर उसने एक और क्वेश्चन दिया है, यही बात पूछी है, दोनों को इक्वल करेंगे और आंसर आपके पास निकल आएगा। तो 30 लेक्चर पे चलता हूँ। 30 लेक्चर की जो हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो ये है एग्जैक्ट इक्वेशन, कि एग्जैक्ट जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है। लेक्चर में मैंने लेक्चर में भी इसका जो है वो बड़ी डिटेल से बताया हुआ था। तो आइए मैं इधर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट इक्वेशन होती है कि जब इसके डेरिवेटिव बराबर आ जाते होते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज आपके पास अगर उसने कर्व दी हुई है जिसमें उसने कहा है कि डी जी इज इक्वल टू 4xy³ dx और प्लस 6x² y² dy। आपने जो डी एक्स वाला पोर्शन होता है उसे पी लेना है और जो डी वाई वाला पोर्शन होता है वो आपने क्यू लेना है, ठीक है। लेने के बाद आपने जो डी एक्स वाला पोर्शन होता है आपने उसका डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आपके इस पोर्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के बराबर आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ इस पोर्शन के, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। क्या मतलब है, देखें पहले मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेता हूँ। तो जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है, 4 भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, वाई के क्यूब का लूँगा तो वो बन जाएगा 3y का स्क्वायर, फिर 4 3 12 बन जाएगा, और 12 के साथ फिर एक्स अकेला और वाई का स्क्वायर। मेरे पास एक चीज़ का आंसर ये आया है, मैं दूसरी चीज़ को चेक करता हूँ क्या यही आंसर बनता है। दूसरी चीज़ मेरे पास कौन सी है, ये वाला पोर्शन डी वाई वाला, इसका मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होता है डेरिवेटिव। तो देखिए जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ ना इसमें, तो 6 तो कांस्टेंट है, एक्स के स्क्वायर का बन जाएगा 2x, इसमें y को कुछ नहीं कहेंगे। इस वाले केस में हमने चूँकि विद रिस्पेक्ट टू y था x को कुछ नहीं कहा, इस वाले केस में हमारे पास चूँकि विद रिस्पेक्ट टू x है मैंने y को कुछ नहीं कहना, और 6 2 12 बन जाएंगे आपस में ज़रब खाते हुए, ठीक है। और ये 12 और ये x और ये y का स्क्वायर, तो आंसर इनके चूँकि बिल्कुल एग्जैक्ट है, बराबर आ गए हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही होगी। अनदर में भी ऐसे कह रहा है आपने p वाले का विद रिस्पेक्ट टू y और q वाले का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो आप देख सकते हैं p वाले में जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे 5x में y है ही नहीं, वो सारा कांस्टेंट होकर 0 हो जाएगा, 9xy वाले में से सिर्फ 9x बचेगा, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट 5x का क्यूब वाले का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आप x, तो उसका बन जाएगा 15x का स्क्वायर। लेकिन ये क्या दोनों के आंसर बराबर नहीं आए, जब आंसर बराबर नहीं आए तो कहेंगे इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस है, आपने करना है, ठीक है, हर सूरत में करना है। नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ लेक्चर नंबर 31 पे। तो 31 में हमें कहा गया है कि एवेलुएट करना है लाइन इंटीग्रल को उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो 31 के लेक्चर में मैं आपसे सबसे पहले यही बात डिस्कस करूँगा कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें
वो ये होती है कि सर हमें ना लिमिट का नहीं पता चलता कि ये लिमिट कैसे आ जाती हैं। ठीक है, लिमिट से वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। अब इसमें ये फॉर्म इस तरह की चीज़, इसमें जो है ना आपके पास जो क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। उसने कहा था कि एवेलुएट द लाइन इंटीग्रल का सेगमेंट है, और वो लाइन इंटीग्रल जो है आपको जो दी गई थी वो यहाँ पे ये थी कि मैं आपको यहाँ पे जो है वो लाइन को बता देता हूँ कि 3y का स्क्वायर dy और इंटीग्रेशन ऑफ सी, मतलब कि कुछ इस तरह सा क्वेश्चन है आपके पास, 3y का स्क्वायर और dy। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें लिमिट का चक्कर क्या है, लिमिट समझ में आ जाए तो समझ सारा कुछ समझ में आ जाता है। अब देखिए उसने डी वाई दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू हम वाई करेंगे, तो वाई वाले में अगर आप देखें तो आपके पास जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, ये चीज़ समझने वाली है, ज़रा गौर से समझिएगा। उसने जो पॉइंट दिए है ना 20 से 15। अच्छा, अब इसका पहले डायग्राम बना लें करें अगर आपको प्रॉब्लम है। अगर आपने डायग्राम भी नहीं ना बनाने तो फिर आज ये बात मेरी लिख लें, सुन लें, समझ लें अच्छे से कि कैसे फाइंड होती है ये लिमिट, कैसे चक्कर क्या होता है लिमिट का। आप विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, वाई से ले रहे हैं ना, तो वाई वाला पॉइंट होता है सेकंड वाला। वाई वाला कौन सा पॉइंट होता है, सेकंड वाला। 20 सेकंड पॉइंट पे है, 155 सेकंड पॉइंट पे है। तो 20215 यानी कि जीरो वाले से लेके 5 वाले तक, इसमें से ऊपर वाले से नीचे वाले था ना, तो 0 से 5 तक, ये 0 से 5 तक कह रहा है। चूँकि वाई वाले पोर्शन में 0 और 5 आ रहे हैं तो 2 है 0 to 5, यानी कि 0 to 5 इज़ अ लिमिट। सॉल्व करने का वही तरीका होता है कि वाई का क्यूब बनेगा, क्यूब से 3 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ आपका लिमिट को काबू करना होता है कि लिमिट किस तरह से पता चले हमें। तो आइए मैं आपको लिमिट का मजीद कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3x का स्क्वायर है, y dx प्लस एक्स वाई डी वाई। एवेल्यूएट करना है इस लाइन इंटीग्रल को। उसने अलोंग द y दिया है, y इक्वल टू एक्स का क्यू प्लस 1, और फ्राम उसने -1 to 0 और 1 to 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें डी एक्स भी आ रहा है, डी वाई भी आ रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसे अलोंग द डी वाई सॉल्व करना है या अलोंग द डी एक्स सॉल्व करना है। अगर डी एक्स सॉल्व करना है तो लिमिट और होगी, अगर डी वाई के अलोंग सॉल्व करना है तो उसकी लिमिट और होगी। तो आइए हम इनकी मर्ज़ी के मुताबिक देख लेते हैं। इन्होंने किया है जी कि डी एक्स के अकॉर्डिंग, तो जब अगर इस डी एक्स के अकॉर्डिंग किया है तो हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर वाई की लिखा हुआ है ना आंसर, पहली बात तो यह है कि वहाँ पर वाई की जगह पे पुट कर दें फिर आप एक्स की 3 + 1। ठीक है, जिससे सारे का सारा फंक्शन आप नीचे देख सकते हैं एक्स में चला जाएगा। फिर रही बात इस डी वाई की, इस डी वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो उसके लिए आपने जो ये वाली टर्म होती है ना, इसका लेना होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का क्यूब बन जाएगा 3x का स्केयर। साथ में जो डी वाई इसके बटे में आना था वो आप यहाँ पे लिख दें, तो जहाँ पे डी वाई होगा वहाँ पे 3x का स्केयर डी एक्स आपने पुट करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि देखिए उन्होंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है पोर्शन। ठीक है, फिर आपस में मल्टीपल कर दिया तमाम तौर को, और मल्टीपल करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद उसने ये फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, राइट। तो रही बात लिमिट की, भाई लिमिट का सर कैसे पता चलेगा, असल चक्कर तो लिमिट का होता है ना। सर ये लिमिट का कैसे पता चलेगा, ये लिमिट उसने -1 to 1 दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं -1 से 1 तक। अब देखें अलोंग द एक्स दिया हुआ है, अलोंग द एक्स में फिर वही बात, यहाँ पे आ जाइए मेरे साथ। अभी पिछली बात को ही मैं रिवाज करूँगा कि एक्स वाली टर्म पहली होती है, चूँकि हम अलोंग द एक्स करने जा रहे हैं, तो -1 से 1 एक्स वाला पहला पोर्शन है, और -1 से 1, यही देखिए लिमिट उसने ऐसे ही यहाँ पे यूज़ की हुई है -1 से 1 तक के लिए। आगे सिंपल सी कैलकुलेशन होती है इंटीग्रेशन की, इसमें कोई फार्मूला भी नहीं लिखना, पावर इंक्रीज और बटे में वो लिखते जाना है, देन आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने जो है इस कंसेप्ट को अच्छे से पिक किया होगा कि किस तरह से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं लिमिट के क्वेश्चनों को, लिमिट किस तरह से फाइंड की जाती है। तो और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछा करें। ठीक है, मैं जैसे ही पॉसिबल हुआ आप लोगों को आंसर दे देता होता हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।